जय हिंद दोस्तों ये आपका एसएससी स्टेनो डिक्टेशन श्रृंखला का 23वां डिक्टेशन है। तो आप सभी पिछले डिक्टेशंस को भी लिखिए और ये वाला डिक्टेशन भी लिखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी कितनी गलती हुई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी डिक्टेशन मिस ना करें। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ और अधिक समय दिया जाए क्योंकि मुझे काफ़ी बातें सदन के सामने रखनी हैं। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेल मंत्रालय संभाला वे बड़ी कठिन परिस्थितियां थीं। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इन सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं बड़े ही गर्व के साथ यह कह सकता हूँ कि कुछ महीनों में इन सभी कठिनाइयों का सामना सफलता के साथ किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण काफ़ी कठिनाई आ गई थी। इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है, जिससे आम जनता को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहाँ पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुँचाकर जनता को बहुत अधिक सहायता दी गई। मैं रेल मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रेलवे का जो बजट यहाँ प्रस्तुत किया है वह आम जनता को राहत पहुँचाने वाला बजट है। इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है, रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार न पड़े, एक स्वागत योग्य कदम है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है। जब तक सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करती, तब तक किसी भी प्रकार से देश का विकास नहीं हो सकता। यह सोचने योग्य बात है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सजा दी जा सके कि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश न करे।
और विभाग के काम में कठिनाई पैदा ना हो। मैं फिर आपका आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे बोलने का पर्याप्त समय दिया गया। मैं आपके सामने एक और बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पिछले साल में इस निगम ने 4 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। 4 करोड़ रुपया कर्जा देने पर कुल खर्च को देखें तो आपको मालूम होगा कि उस पर 3 लाख रुपया सालाना खर्च हुआ है। आप सोचिए कि आपके साधनों के ऊपर काम करने वाला कोई निगम 4 करोड़ रुपया कर्ज देने में यदि 30 लाख रुपए साल का खर्च कर दे तो उस निगम को दिवालिया होने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस निगम के काम को सरकार किसी भी दृष्टि से देखे, लेकिन हम सभी लोग इसकी आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इस देश के करोड़ों आदमियों का जमा किया हुआ पैसा सरकार के पास आता है। उसकी इस तरह से बर्बादी नहीं होनी चाहिए। उसके समुचित उपयोग का पूरा प्रयास होना चाहिए। महोदय, तीसरी बात, आप देखें कि इस निगम के पास ऐसे ऐसे कर्जदार आते हैं जो महीनों और वर्षों उनके आगे पीछे दौड़ भाग करते हैं। उनके ऊपर वह हजारों रुपया खर्च करने के बाद अपना कर्ज मंजूर करा पाते हैं। वे आदमी आमतौर पर ऐसे होते हैं कि महीनों और वर्षों तक अपने कर्ज की रकम नहीं उठा पाते। इस तरह से निगम को ब्याज का बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी संस्था होगी जिसके पास ऐसे कर्जदार आए, अपने कर्ज की रकम को मंजूर भी करा लें और घर जाकर आराम से बैठ जाएं तथा वर्षों तक कर्ज की रकम को उठाने के लिए ना आए। यदि सरकार चाहती है कि इसका काम ठीक तरीके से चले और इसको नई नई योजनाओं के लिए पूंजी दी जाए, तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि यह भी देखने की कोशिश करे कि निगम अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करे। इसके अतिरिक्त निगम की और भी कई अन्य गंभीर समस्याएं हैं जिन पर यहाँ सदन में विस्तार से चर्चा के उपरांत उनका निदान निकालने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अंत में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक एवं गंभीरता पूर्वक मेरे विचारों को सुना है और उन पर अनुकूल विचार रखते हुए सदन की
शोभा बढ़ाई है। स्टॉप।